मीठी नींद के झोंकों में रेखा ने सहसा महसूस किया कि दरवाजे की घंटी बज रही है। हल्के से आंखें खोली और सामने रैक पर रखी डिजिटल घड़ी में समय देखा। 4:45 हो रहे थे। यह इतनी सुबह कौन घंटी बजा रहा है? सुखद गुदगुदे बिस्तर पर सुबह की नींद का मजा ही कुछ और है। फिर आज रविवार भी है, सोचते हुए वह अलसाई सी लेटी रही। दरवाजे की घंटी निरंतर बजती गई, हर एक बार और अधिक तेजी से। अंततः वह बिस्तर से उठी, अपने कमरे से निकलकर गैलरी में आई। बगल के कमरे में यूं ही झांका ईशा निश्चिंत सो रही थी। कौन होगा दरवाजे पर, दूध वाला या फिर बाई? मगर इतनी सुबह? असमंजस से वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और जितनी भी चिटकनियां लगी थी खोल दी। सामने सीआरपीएफ के 2 ऑफिसर गंभीर भाव लिए विमूढ़ से खड़े, हाथों में केप। रेखा ने हैरत भरी प्रश्नात्मक दृष्टि से उन्हें देखा। जवाब में उनके आंखों में आंसू उमड़ आए। रवि ठीक तो है न? वह बौखला बोली। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू बंद आंखों से बहकर गालों में धुलकने लगे। दर्द की कई रेखाएं उनके चेहरों पर उभर आई। क्या हुआ रवि को? रेखा चीखी। कमांडर पंत ने आगे बढ़कर रेखा का कंधा पकड़ लिया। उनके साथ सुपरिंटेंडेंट कमांडर गुप्ता भी आगे बढ़ आए। मैडम, रवि हमारे बीच नहीं। कल रात बोडो आतंकियों ने रवि को। हाँ, एक दर्दनाक चीख रेखा के कंठ से निकल गई। खुले मुंह पर हाथ चला गया। पुतलियां विस्मय से फैल गई। वह गिरने सी होने लगी कि पंत व गुप्ता ने उसे संभाल लिया। उसे संभालते हुए दोनों ड्राइंग रूम में आए। रेखा की दबी आवाज अब विभत्स चीखों में बदल गई थी। ईशा अपने कमरे से उठकर आंखें मलते हुए ड्राइंग रूम में आई। सीआरपीएफ अधिकारियों के बीच अपनी मां को रोते बिलखते देख एक पल के लिए उसका माथा ठनका। फिर उसने भी पूछा, क्या हुआ पापा को? जवाब में रेखा की चीखें और प्रबल हो गई। पंत और गुप्ता भी अपने आंसू पोंछने लगे। नहीं नहीं, ईशा चिल्लाई, पापा को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आने का वादा किया था। वो मर नहीं। बुदबुदाते हुए वह नीचे फर्श पर लुढ़क गई। पंत और गुप्ता रेखा को छोड़कर ईशा को संभालने लगे। खबर ने उसे बेहोश कर दिया था। मैडम, आप रोना छोड़िए और बेटी को संभालिए, पंत बोले। मगर रेखा चेहरे को हथेलियों से ढककर करुण क्रंदन करती रही। पंत व गुप्ता के चेहरों पर परेशानी के भाव और अधिक उमड़ आए। ईशा को उठाकर दीवान पर रखा व उसके मुख पर ठंडे पानी के छींटे मारे, मगर उसकी बेहोशी नहीं टूटी। तत्काल डॉक्टर को घर बुलाना पड़ गया। डॉक्टर ने ईशा की पल्स देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया, इंजेक्शन उसे लगाया। एक तरफ निर्लिप्त बैठी रेखा से बोला, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गम को भुलाकर बेटी को संभालिए। पिता की मौत का गहरा सदमा लगा है उसे। किशोर अवस्था। ऐसे में अगर आपने भी उसे सहारा नहीं दिया तो। चेहरे से हथेलियां हटाकर रेखा ने ईशा के सुंदर व मासूम चेहरे की तरफ देखा। बेहोशी में डूबी हुई उसकी लंबी व छरहरी देह। रवि से उसे बहुत लगाव था। 3 दिन बाद उसका 15वां जन्मदिन था और रवि ने घर पहुंचने का वादा किया था। जैसी तैसी जगह, चाहे कितनी भी संवेदनशील पोस्टिंग में रवि रहा हो, ईशा के जन्मदिन पर वह अवश्य घर पहुंचता था। रेखा को अपनी बेटी पर तरस आने लगा। किशोर अवस्था की नादान आयु में ही पिता से वंचित हो गई। रेखा को अपनी किशोरावस्था का समय सहसा याद आ गया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। वह भी सिर्फ 15 साल की थी जब उसके पिता हार्ट अटैक से अकस्मात गुजर गए थे। कैसा थरथराता प्रतीत हुआ था सब। पिता का वजूद बेटी के जीवन में सबसे सबल रिश्ता होता है, उसका जिंदगी से मिट जाना। खैर, उसके 2 बड़े भाई थे, जिनका साया उसके लिए पिता से भी बढ़कर था। ईशा का तो कोई भी नहीं, न भाई न बहन। ओ भगवान, सहरते हुए रेखा ने ईशा को भींच लिया। उसके स्वयं के लिए भी अब ईशा के सिवाय कौन रह गया है? यहाँ दिल्ली में आपके रिश्तेदार वगैरह कोई हैं? कमांडर पंत पूछ रहे थे। मेरे भाई व माँ यहाँ बसंत कुंज में ही रहते हैं, मगर इस वक्त वे सभी बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। परसों तक पहुंच जाएंगे। परसों यहाँ सभी को पहुंचना था, रवि को भी। 3 दिन बाद ईशा का जन्मदिन है। हताशा में वह फिर से विलाप करने लगी। नहीं नहीं मैडम, खुद को संभालिए, पंत ने उसे विलाप करने से रोका। ईशा की खातिर खुद को संभालिए। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।